तो अभी तक की जर्नी में ओहाकोने जो है वो हमारा सेकंड स्टॉप था। अब जो है हम बढ़ रहे हैं नेशनल पार्क की तरफ और वहाँ पर जाकर अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने के लिए हैं तो वो मैं बताती हूँ। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं टोंगारेरो नेशनल पार्क। ये 796 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यहाँ की 3 एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन्स जो हैं उन्हें आप हाईवे से भी स्पॉट कर सकते हैं। हम नेशनल पार्क से होते हुए गुजर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं अलग अलग जो वॉल्केनोज हैं वो आपको दिख रहे हैं। इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी हद तक जैसे हमारे कल्चर में अलग अलग पहाड़ों की, पेड़ों की एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है, वैसे ही है। वो मैं किसी और ब्लॉग में डिटेल में बताऊंगी। बट यहाँ का जो व्यू है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आपको कहीं से भी जब आप ट्रेन से जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी ग्लिम्स मिल रहा है, प्लीज़ उसे कैप्चर करिए, प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि पहाड़ों की रोटेशन के कारण बहुत इजी है व्यूज़ को मिस कर देना। टोंगारेरो के तीनों वॉल्केनिक माउंटेन्स में अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें से स्की सबसे पॉपुलर है और टूरिस्ट यहाँ पर मई से सितंबर के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ये देखो मेरी ट्रेन कितनी परफेक्ट जगह रुकी है, इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। इससे परफेक्ट व्यू क्या हो सकता है। जहाँ हम रुके हैं उस स्टेशन का नाम है वाइमारिनो नेशनल पार्क। रेलवे ट्रैक के बनने के पहले जो ऑकलैंड और वेलिंगटन के बीच में ट्रैवल है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि रोड्स तब तक वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण इतनी इजी नहीं थी। तो मेन रूट ऑफ ट्रैवल जो था वो शिप्स या बोट्स ही थी। तो आई होप कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी वेलिंगटन से तो वहाँ पे प्लेन जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा था, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ऑकलैंड की तरफ, जो नेटिव प्लांट्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो लावा से भरपूर है, बहुत सारे मिनरल से भरपूर है। तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक हैं न्यूजीलैंड से। जैसे हम इंडिया में बहुत सारे पेड़ों को मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे जो एक्जॉटिक या नेटिव प्लांट्स हैं जैसे मनियुका, होरोपिटो, कन्युका, वो पीछे ग्रो करते हैं और इन प्लांट्स को मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पहाड़ों से जब पानी निकल के आता है या मिट्टी जो है वो पानी के साथ जो बह कर आती है वो इन मेडिसिनल प्लांट्स से जो हर्ब्स है उसको साथ में लाती है, तो वो आपके वुंड्स को नेचुरली हील करने के लिए काम में लाते हैं। इसीलिए मड स्पा जो है इस रीजन में बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वॉर टाइम में मड स्पा जो है वो सोल्जर्स के वुंड्स को हील करने के लिए यूज़ किया जाता था। जो एक्साइटिंग बात मुझे लगती है वो ये कि कई बार जब हम कल्चर की बात करते हैं स्पेशली इंडिया में, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा कल्चर सबसे अलग है, हमारा कल्चर सबसे यूनिक है। ऑफ कोर्स हर किसी को ऐसा ही लगता है, लेकिन जब आप अलग अलग कल्चर के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि किसी भी कल्चर का जो बेसिक बिलीफ है वो कितना ज़्यादा सिमिलर है। और माओरी और हिंदू कल्चर में जो सिमिलरिटीज़ है वो हद से ज़्यादा है। कभी किसी और वीडियोज़ में अगर मुझे मौका मिला तो मैं कहाँ पे हमारी सोच सिमिलर है, कैसे हम एक दूसरे से इतनी दूर रहते हुए भी सोच में एक जैसे हैं, वो डेफिनेटली बताऊंगी। अब हम यहाँ से वॉल्केनिक हिल के जो सर्कल्स लेते हुए नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ही स्टीप है। इसमें घूम घूम के जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 1 किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर में कवर होगा। ये राउरीबू रिवर है जो हमारे साथ साथ ही चल रही है और करीब 15 किलोमीटर से हम इसे ट्रेन के साथ ट्रैक कर रहे हैं। जब से हमने नेशनल पार्क क्रॉस किया है तब से थोड़ी सी जर्नी बोरिंग हो गई है, क्योंकि पहाड़ इतने क्लोज हैं कि आपको कुछ व्यू ही नहीं मिल रहा। और ये भी हो सकता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो गई है क्योंकि कल रात में हम ढंग से सोए नहीं। आई डोंट नो, होपफुली आगे और भी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग आए। तो अब हम जहाँ से गुजर रहे हैं उस एरिया में है वाइटोमो केव्स। ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और इन्हें जाना जाता है क्योंकि 3 केव्स का सेट है जहाँ पर ग्लो वॉर्म्स या जुगनू जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड स्पेशली टूरिज्म पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो वाइटोमो केव्स तो जाना बनता ही है। तीनों केव्स में पिक्चर्स या वीडियोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जो नेटिव ग्लो वॉर्म्स हैं उनको नुकसान हो सकता है अलग अलग लाइट या वेवलेंथ से। एक जो केव है उसमें जो है वो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अगर आप ये ट्रेन जर्नी भी ले रहे हैं और बीच में आप एक स्टॉप ओवर लेना चाहते हैं वाइटोमो केव्स में, तो आप एक बार अपनी पूरी जर्नी बुक करके फिर इन्हें कॉन्टैक्ट करके अपना जो स्टॉप ओवर है वो बुक कर सकते हैं। इससे आपके जो एडिशनल चार्जेस हैं 2 अलग अलग
कि वो बच जाते हैं। वो कितना छोटू सा पप्पी है, ये कैमरे में बहुत बड़ा दिख रहा है। और हम अभी रुके थे ओटोरोहांगा ट्रेन स्टेशन पे। अब बज रहा है शाम का 5:15। हम पहुंच गए हैं हैमिल्टन में। हैमिल्टन न्यूजीलैंड का 4th सबसे बिजी या सबसे बड़ा अर्बन एरिया है वो है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 130,000 के आसपास है और ये एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। एग्रीकल्चर के नाम पे, जैसा मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे घास ही उगाई जाती है। क्योंकि घास उग रही है तो यहाँ पे काउस की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फेयर्स जो हैं एग्रीकल्चर के वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं सोच रही हूँ सनसेट होने के पहले विशाल के बर्थडे का जो केक है वो भी कट कर लेते हैं। हैमिल्टन के पहले जो फ़ोन नेटवर्क है वो भी अवेलेबल नहीं था नेशनल पार्क और हैमिल्टन के बीच में। अभी सारे फ़ोन कॉल्स वगैरह विशाल को आ रहे हैं, वो अपने फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, बर्थडे विशेस एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद बर्थडे केक काटते हैं और उसके बाद आई थिंक 3 घंटे के करीब हमें लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे ऑकलैंड। फाइनली बर्थडे बॉय करेंगे बर्थडे केक को कट। चलो शुरू करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। विशाल कल की तरह आज भी क्या सेव कर रहा था इसको। कैसे हो? ये लो पॉपकॉर्न से शुरुआत करो। केक खा के मिलते हैं। केक बहुत यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। देखो सनसेट कितना अच्छा हो गया अभी। एंड दिस इज हाउ यू फिनिश अ केक। ये हमारा इवनिंग स्नैक। भूख लग रही थी और काफी बोर हो गए थे खा के बाकी सारी चीजें ना, ब्रेड एंड चिप्स। एनर्जी आ गई वापस। भी आ गई, खा के भी अच्छा लगा। मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेन पे चल रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान रखिए। एल्डरली लोग बैठे थे, वो भी अपना पूरा प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके लेके आए थे। सैंडविच बनाया, ड्रिंक्स भी लेके आए थे, कॉफी भी लेके आए थे थर्मस में डाल के। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग अपना खाना पैक करके चलते हैं, हर कोई ऐसा करता है। और ट्रेन में तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। ट्रेन में सैंडविच और पाइस के ही ऑप्शन है, तो आप पूरे दिन सर्वाइव नहीं कर सकते उस पर। और दूसरी बात कि वो बहुत महंगा भी है। अगर आप फिर ट्रेन में 12 घंटे में, यू कैन इमेजिन कि एक आदमी अगर 3 बार भी स्नैक्स लेगा या मील लेगा तो रफली आपको ड्रिंक मिला के $50 के आसपास पड़ जाएगा। तो आप एक बार ले लो, कॉफी ले लो, $20-30 स्पेंड कर लो, बाकी घर से लेके आओ। याद आ गया अभी ओपन करना रहता था। गोल्डन साइड्स, यही चाहिए था ना आपको? लुक एट दैट। हाँ और क्या, कवर तो दो। निकालती हूँ, रुको। चलो विशाल सेटअप कर लें एक बार फ़ोन को, फिर मिलते हैं। तो फाइनली 6:52 हो गए हैं और हम पहुंच चुके हैं ऑकलैंड। और लास्ट स्टेशन पर कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं। तो सब बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि क्या यही फाइनल डेस्टिनेशन है। बट हाँ, हम पहुंच गए 10 मिनट पहले टाइम से। तो ये स्टेशन से निकलते ही स्काई टावर है। ये एक्चुअली सिटी सेंटर ही है जहाँ पर हम कल आएंगे। 11 घंटे की जर्नी तो भाई बहुत लंबी हो गई थी। समरी इतनी है, नेशनल पार्क से लेकर ऑकलैंड तक के बीच में आप सोते हुए आ सकते हैं और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। जर्नी जो है वो टोटल वर्थ है फॉर मनी। एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम जा रहे हैं अपने होटल, खाना खाएंगे, सोएंगे। आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई है। आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल। बाय।